Hello learners, how are you? I hope you are doing well. So guys, welcome to our YouTube channel Learn to Explore. Guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel. And today we are going to finish your class 9th history second chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि रशिया की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर क्या रोल था, किस तरह से सोशलिज्म रशिया में आया, कैसे वहां पे जार का रूल था और जार की क्या क्या पॉलिसीज थी, उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए, फिर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन अक्टूबर रिवॉल्यूशन के साथ साथ क्या क्या इवेंट्स हुए और बॉल्शेविक्स जब पावर में आते हैं तो वो क्या क्या करते हैं और उसके बाद सिविल वॉर की सिचुएशन क्यों बन जाती है। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हाउ रशियन सोसाइटी बिकम अ सोशलिस्ट सोसाइटी। रशिया एक सोसाइटी कैसे बनता है। आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ऑल्सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द प्लेलिस्ट, फॉर द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ हिस्ट्री. So let's begin without wasting any more time. How the society of Russia become a socialist society, making of a socialist society. During the Civil War, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set target for a 5-year period. On the basis of they made 5-year plans. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans. 1927 to 1932 and 1933 to 38. Centralized planning led to economic growth, industrial production increased, new factories and cities came into being. सिविल वॉर के टाइम पे क्या हुआ, बॉल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था और उन्होंने पीजेंट्स को अलाउड कर दिया था उस लैंड को वो कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसे सोशलाइज कर दिया गया। मतलब जो अब कलेक्टिव ओनरशिप में है, जो सोसाइटी की ओनरशिप में है, उस लैंड पे कल्टीवेशन का काम पीजेंट्स कर सकते हैं। इस चीज की परमिशन उन्हें थी। बॉल्शेविक्स ने कन्फिस्केटेड लैंड को किस चीज के लिए यूज किया, ये शो करने के लिए कि जैसे हमने मतलब वो सोशलिज्म के नाम पे लैंड को कन्फिस्केट कर रहे हैं, तो उस लैंड को उन्होंने यूज किया कि देखो अब यहाँ पर कल्टीवेशन होगा तो इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके एक्शन को वो जस्टिफाई कर रहे थे कि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सभी के लिए बहुत अच्छे होंगे। अब एक सेंट्रलाइज प्रोसेस स्टार्ट होती है वहां पर, जैसे कि हमने सिविक्स में भी पढ़ा था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ कुछ एलिमेंट्स कहीं कहीं से अडॉप्ट किए हैं। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने फॉर्मर यूएसएसआर या रशिया से अडॉप्ट किया है। वहां पर भी सेंट्रलाइज प्लानिंग का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने असेस किया कि इकोनॉमी वहाँ पे किस तरह से काम कर रही है और हम 5 ईयर के टारगेट्स किस तरह से सेट कर सकते हैं। 5 ईयर टारगेट सेट किए गए और उनका पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है। फर्स्ट टू प्लान्स जो थे 1927 से 1932, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वहां पर कब आया, 27 से 32 एंड देन नेक्स्ट इज 33 टू 38। तो ये दोनों ही जो 5 ईयर प्लान्स थे रशियन सोसाइटी में, इनका पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री को ग्रो कराना है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा और इनफैक्ट कुछ चीजों के मामलों में 1929 से 33 का ये डाटा हमारे पास है, ऑयल, कोल और स्टील का प्रोडक्शन जो है 100% तक बढ़ गया, मींस लगभग डबल हो गया। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो ऐसी सिटीज बढ़ने लगी जहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा थी और लोग यहाँ पर रह रहे थे। However, rapid construction led to poor working condition in the city of Magnitogorsk. The construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the fourth floor and dash across the street in order to go to the toilet. An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. Crutches were established in factories for the children of women workers. Cheap public health was provided. Model living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven, though, since government resources were limited. अब क्या हुआ, वहां पर जो रैपिड कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है रशियन सोसाइटी में, तो उसका परिणाम क्या हुआ, जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, बहुत बुरी कंडीशंस में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और ऐसी कंडीशंस में रह रहे थे विच आर नॉट वेरी सूटेबल लिविंग कंडीशंस।
मैग्नेटोगॉर्स्क नाम की एक सिटी है जहाँ पर स्टील प्लांट जो है बनकर तैयार होने में लगभग 3 साल लग गए, और यहाँ पर वर्कर्स जो है बहुत मुश्किल का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उसी का कारण क्या हुआ, 3 साल में जब ये स्टील प्लांट बनकर तैयार हुआ, उस काम को बीच में 550 टाइम्स बीच में वो रुक गया किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो 3 साल में 550 टाइम्स, तो आप सोच सकते हो एक साल में 365 दिन होते हैं और 3 साल में से इतनी बार रुकना पड़ा, तो मतलब हर 2 दिन के बाद लगभग अगर एवरेज देखो तो काम को रोकना ही पड़ जाएगा, 2 दिन के बाद भी नहीं बल्कि एक एक दिन के बाद। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट बिलो 40 डिग्री बिलो, जहां पर वो वर्कर्स रहते थे उन क्वार्टर्स में सर्दियों के टाइम पे जब टेम्परेचर -40 डिग्री है या 40 डिग्री बिलो है, -40 डिग्री, आप सोच सकते हैं कितनी सर्दी होगी। उस टाइम पे लोगों को टॉयलेट जाने के लिए 4th फ्लोर से नीचे उतरकर स्ट्रीट टॉयलेट यूज करना पड़ता था, बिकॉज देयर वर नो सेपरेट टॉयलेट्स फॉर द वर्कर्स, इवन एट 1 फ्लोर, फ्लोर वाइज भी वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। तो आप सोच सकते हो कितनी बुरी कंडीशंस में वो लोग गुजारा कर रहे थे, वो वर्कर्स जो उस सोसाइटी के, जो उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, और खुद कैसी कंडीशंस में रह रहे हैं। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा स्कूल का सिस्टम डेवलप हुआ, उसमें अरेंजमेंट्स किए गए कि फैक्ट्री वर्कर्स और पीसेंट्स भी जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक जा सके, पढ़ाई कर सकें। क्रेचेस बनाए गए फैक्ट्रीज में के साथ साथ, जिससे कि जो विमेन वर्कर्स हैं, जो विमेन वर्किंग विमेन्स हैं, काम करने वाली महिलाएं हैं फैक्ट्री में, उनके बच्चे वहां पर ठीक से रह सकें, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। चीप पब्लिक हेल्थ केयर के प्रोविजन बनाए गए कि कम रेटों पर, सस्ते दामों पर सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले। कुछ मॉडल क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए, लेकिन इन सब का इफेक्ट जो है अनइवन था, हर जगह पर एक सा नहीं था, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो भी काफी लिमिटेड थे। तो ये सब सोसाइटी की सिचुएशन है आफ्टर द पॉलिसीज ऑफ बॉल्शेविक्स। बॉल्शेविक्स की जो पॉलिसीज रशियन सोसाइटी में इंप्लीमेंट हो जाती हैं, उसके बाद ये सिचुएशंस थी वहां पर। अब आगे देखते हैं स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. By 1927 to 28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. अब अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जब 1927 जब प्लानिंग स्टार्ट होती है, उसी टाइम पर जो है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया कि एग्रीकल्चर जो है कलेक्टिवली करेंगे सभी लोग। साथ ही साथ यहाँ पर इसी टाइम पर रशिया में डिसास्टर्स आए काफी सारे, मतलब मुश्किलें आई, आपदाएं आई। 1927 से 28 में क्या हुआ, सोवियत रशिया में ग्रेन सप्लाईज की शॉर्टेज हो गई, मतलब जो खाद्यान्न होता है, खाने के लिए जो फसलें यूज होती हैं, उनकी सप्लाई बहुत शॉर्ट हो गई। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई इस प्राइस से ज़्यादा पे नहीं बेचेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि सोसाइटी में इन्फ्लेशन ना बढ़े, लेकिन जो पीजेंट्स थे, जो लोग कल्टीवेशन का काम कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि इस रेट पर तो भाई हम कुछ भी नहीं बेचेंगे। ऑब्वियसली बात है, प्राइस कम रहा होगा, इसीलिए पीजेंट्स ने बेचने से मना कर दिया, बिकॉज अगर किसी को ज्यादा प्राइस मिलेगा तो वो क्यों मना करेगा। दिस इज वेरी लॉजिकल. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. In 1928, party members toured the grain-producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. As shortage continued, the decision was taken to collectivize farm. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings. After 1917, land had been given over to the peasants. The small-sized peasant farms could not be modernized to develop modern farms and run the industrial line machinery. It was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish state-controlled huge farms. तो अब स्टालिन जो आ जाते हैं लेनिन की डेथ के बाद, अब ये बोल्शेविक पार्टी के हेड बन जाते हैं। यही टाइम था जब डिसास्टर्स चल रहे थे रशिया में, तो इन्होंने कुछ इमरजेंसी मेजर्स, मतलब जैसे प्रॉब्लम सिचुएशन है उस टाइम पर कुछ जो कोई एक्शंस लिए जाते हैं, उनके तहत इन्होंने क्या किया कि जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम चलाया। इनका क्या मानना था कि कंट्री में जो भी सप्लाईज की कमी हो रही है, फूड ग्रेन्स की अगर कमी हो रही है, उसका रीजन ये है कि जो बड़े बड़े किसान हैं, रिच पीसेंट्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, जिनके लिए वर्ड यूज किया गया है कुलक्स, उन्होंने क्या किया है, सप्लाई को अपने पास कन्फिस्केट करके रख रखा है, अपने पास छुपा के रख रखा है, इसी वजह से सब जगह पर कमी हो रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगर हमें रशियन सोसाइटी से ये कमी को दूर करना है, ग्रेन सप्लाईज की जो शॉर्टेज है उसे पूरा करना है, सबसे पहले हमें कुलक्स को सिस्टम से हटाना पड़ेगा। इनसे जाकर इनके पास जो सप्लाई है, इनके पास जो भी फूड ग्रेन्स के स्टोर्स हैं, उसे जाके कन्फिस्केट, मतलब सरकार को जाके
जब्त करना पड़ेगा। और इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है लॉन्ग टर्म में? कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सामूहिककरण कर दिया जाए, मतलब किसी इंडिविजुअल के पास कोई भी ओनरशिप ना बचे, जो भी कल्टीवेशन होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, कलेक्टिव रूप से होगा। और उनका एक और रीजन ये भी था इस चीज के लिए कि जो छोटे छोटे फार्म्स होते हैं उनको मॉडर्नाइजेशन नहीं किया जा सकता, उनमें टेक्नोलॉजी का बेटर यूज नहीं हो सकता। और मॉडर्न फार्म बनाने के लिए जिस तरह से इंडस्ट्रीज काम करती हैं, कुलक्स को हटाकर जरूरी है कि पीजेंट्स जो है ऐसी लैंड्स पर काम करें जिसकी जो ओनरशिप है, जिसका जो कंट्रोल है, वो पूरी तरह से स्टेट यानी कि गवर्नमेंट करे। What followed was Stalin's collectivization program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. कोलखोज, कलेक्टिव फार्म्स के लिए क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश रशियन टर्म कोलखोज। तो इन्होंने क्या किया 1929 के बाद सभी तरह के इंडिविजुअल लैंड को खत्म कर दिया और स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के तहत पार्टी ने फोर्स किया, बोल्शेविक्स ने फोर्स किया कि सभी पीजेंट्स, कंट्री में जितने भी पीजेंट्स हैं, सबको कल्टीवेशन का काम कलेक्टिव फार्म्स में ही करना पड़ेगा। बल्क ऑफ लैंड्स एंड इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव इंप्लीमेंट्स। जितनी भी लैंड्स थे, जितनी भी कुछ होल्डिंग्स थी, वो सब की ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी? कलेक्टिव फार्म्स को, मतलब जिसे स्टेट कंट्रोल करेगा। Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. Peasants जो है काम करते थे इस लैंड पर, जो kolkhoz जिनका प्रॉफिट होता था कलेक्टिव फार्म से, वो सब में शेयर हो जाता था। In grey, enriched peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. तो कुछ जो peasants थे इस चीज से खुश नहीं थे, उन्हें गुस्सा आ गया, enraged हो गए, तो गुस्सा आ गया अथॉरिटीज की बात से, और उन्होंने क्या किया? अपने लाइफ स्टॉक्स, मतलब जो उनके पशु होते हैं जिसको वो स्टोर करके रखते हैं, जिनसे उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं या फिर वो कल्टीवेशन में यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्स, इन सबको उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया, अपने आप अपने लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1929 से 31 के बीच में रशियन सोसाइटी में जो कैटल्स थे वो 1/3 तक कम हो गए। आप मान लीजिए 33% के करीब जो कैटल्स का स्टॉक था वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने कैटल्स खुद डिस्ट्रॉय कर दिए। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। अब जितने भी लोग कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ थे, उन्हें सीवियर पनिशमेंट मिलती थी, उन्हें दंड मिलता था, सजा मिलती थी, और कुछ को तो देश से, मतलब कंट्री से निकाल भी देते थे। अब जैसे जैसे लोग कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे, तो उनके क्या वो थे जस्टिफिकेशन? कुछ पीजेंट्स का मानना था कि भाई हम तो अमीर नहीं है और ना ही हमने कोई सप्लाई कन्फिस्केट की है, तो हमें कलेक्टिवाइजेशन के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जबकि हम जो है सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी लैंड तो मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे रीजंस थे कि वो कलेक्टिव फार्म्स में काम क्यों नहीं करना चाहते। तो स्टालिन की गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ लोगों को अलाउड कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ वो बहुत अनसिंपैथेटिकली बिहेव करते थे, मतलब उनके साथ जो है बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। उनके प्रति स्टालिन की गवर्नमेंट में कोई दया नहीं थी, कि मतलब उनके प्रति कोई सहानुभूति ही नहीं थी। मतलब सिंपल सी बात है, वो फोर्स कर रहे हैं आपको कि आप कलेक्टिवली काम करो, और इन केस आप ज्यादा लड़ोगे, आपको परमिशन मिल गई, तो वो आपको वैसे ही परेशान कर देंगे। In spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी प्रोडक्शन जो है वहाँ पर तुरंत से नहीं बढ़ गया। इसके अलावा क्या हुआ वहाँ पर 1930 से 33 के टाइम में रशिया में जितने भी अभी तक बैड हार्वेस्ट हुए हैं, बुरा सीजन रहा है हार्वेस्ट के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, इट इज वन ऑफ द बैड हार्वेस्ट। और क्या हुआ? भूख की वजह से, फेमाइन की वजह से, अकाल की वजह से सोवियत हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था 4 मिलियन से ज्यादा लोग, मतलब 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो दिस शोज द failure of Stalin's collectivization program. Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequence of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939, over 2 million were in prison or labor camps. Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among were talented professionals. तो अब जो लोग पार्टी में क्रिटिसाइज कर रहे थे इस चीज को कि भाई मतलब ये किस तरह से काम कर रहे हैं, प्लानिंग भी की है, प्लान्ड इकोनॉमी आ गई, कलेक्टिवाइजेशन कर दिया, लेकिन रिजल्ट सारे खराब मिल रहे हैं, तो कुछ लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसकी आलोचना कर रहे थे। तो अब जो स्टालिन और उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने इन सारे क्रिटिक्स को, जो लोग भी इनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें क्या आरोप लगाया कि ये लोग तो सोशलिज्म के विरोधी हैं और ये लोग सोशलिज्म को नहीं चाहते, इसलिए उसके खिलाफ ये षड्यंत्र है। जो भी एक्यूजिशंस लगाए गए थे उसके तहत जो गवर्नमेंट ने क्या किया 1939 तक
20 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिजन्स यानी जेल और लेबर कैंप्स में भेज दिया, और जिन लोगों को जेल में भेजा गया उनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो निर्दोष थे, लेकिन उनके हक के लिए उनके लिए किसी ने बात नहीं की, और उनके ऊपर फॉल्स कन्फेशंस लगाए जाते थे, झूठे आरोप लगाए जाते थे, और टॉर्चर करके जबरदस्ती उनसे आरोप कबूल करवाए जाते थे। और ऐसे लोग जिन्हें इतनी ज्यादा सजा मिली उनमें से काफी सारे लोग थे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जो कंट्री के लिए एक एसेट बन सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, हैंग कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, पनिश किया, जस्ट बिकॉज दे वर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं जार तो एक डिक्टेटर था ही, उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी पावर को किस तरह से मिसयूज किया, और अब बॉल्शेविक्स अगर आ गए हैं तो वो भी अपने आप को डिक्टेटर ऑटोक्रेट की तरह रूल कर रहे हैं। सोशलिज्म के नाम पर रशियन सोसाइटी में किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, इतनी ज्यादा लाइफ्स का लॉस हो रहा है, people are not happy, still they are not listening to anyone because they have the power in their hands, so they feel like they are not accountable to anyone, कि वो किसी के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह है ही नहीं, उनका जो मन कर रहा है डिक्टेटर की तरह वो भी वही कर रहे हैं। अब इस सब का विश्व पर ग्लोबल लेवल पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है? Existing socialist party in Europe did not wholly approve the way Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russian from outsider the USSR participated in the Conference of Peoples of the East, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party. Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. जितनी सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में वो भाई सोशलिज्म की सपोर्टर्स थी, ये आइडिया ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, बट दे वर नॉट अग्री, दे वर नॉट इन द लाइन विद द वे बॉल्शेविक्स टुक पावर। वो सोशलिज्म के सपोर्टर्स थे, लेकिन वो उस चीज को उससे सहमत नहीं थे, उस चीज से अग्री नहीं थे जिस तरह से बॉल्शेविक्स ने पावर अपने हाथ में ली थी। हालांकि लोग अभी भी इस चीज को जानकर अमेज हैं, मतलब चौंक जाते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एक वर्कर्स ग्रुप, जो ये बॉल्शेविक्स हैं, एक वर्किंग क्लास थी, किस तरह से इन्होंने सोसाइटी में सब कुछ चेंज कर दिया, पूरी पॉलिटी चेंज कर दी, सोसाइटी चेंज कर दी और पावर को टेक ओवर किया, किस तरह से ये पावर में आते हैं। कुछ और कम्युनिस्ट पार्टीज भी बनी थी अलग अलग कंट्रीज में, जिसकी एक एग्जांपल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जो बॉल्शेविक्स थे वो सभी कॉलोनीज को जो है एनकरेज कर रहे थे, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वो अपने यहाँ कर रहे हैं उन्हें भी अपने यहाँ पे करने चाहिए। बॉल्शेविक ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन भी बनाई थी कॉमिंटर्न के नाम से। कुछ लोगों को यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका भी मिला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते पूरे वर्ल्ड के सामने यूएसएसआर ने सोशलिज्म का एक नया स्टैचू, एक नई छवि, एक कह सकते हैं एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके बारे में उस टाइम से पहले तक किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। Still, by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. In the World Socialist Movement, too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. A backward country had become a great power, its industries and agriculture had developed, and the poor were being fed, but it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its development projects through repressive policies. By the end of 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people. But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. जिस तरह से बॉल्शेविक्स ने यहाँ पर काम किया था उस चीज को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन 1950 तक इस चीज को एक्नॉलेज, मतलब इस चीज को स्वीकार कर लिया गया कि गवर्नमेंट जो की जिस तरह से काम कर रही है, रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो आइडल्स थे, मतलब जो उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि हम ये करेंगे, ये हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उससे विपरीत है। रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियाज जो हैं बाद में पावर में आने के बाद यूएसआर की गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किए, और जो वर्ल्ड था सोशलिस्ट मूवमेंट इसमें रिकॉग्नाइज हुआ, और सोवियत यूनियन भी रिकॉग्नाइज हुआ कि एक बैकवर्ड कंट्री किस तरह से ग्रेट पावर बन गई। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डेवलप किया, पुअर जो लोग थे उन्हें भी खाना मिला, लेकिन इसी के साथ सभी लोगों ने ये भी एक्नॉलेज किया कि इन्होंने अपने यहाँ पे असेंशियल फ्रीडम्स और लिबर्टी जो है लोगों को डिनाई कर दी। जो ऐसी कुछ स्वतंत्रता, आज़ादी, उदार कह सकते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज, ये सब उन्होंने नहीं दी, ये सब भी देखा। और उन्होंने जो पॉलिसीज यूज की थी, दे वर वेरी रिप्रेसिव, मीन्स
लोगों की आवाज को दबा देने वाली पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, और सिटीजन्स को यहाँ पे कोई राइट्स नहीं दिए गए थे। और 20th सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ, इंटरनेशनल रेपुटेशन थी जो यूएसएसआर की वो डिक्लाइन हो गई। अब वो सोशलिस्ट कंट्री के नाम पर मतलब मान लीजिए पहले अगर मॉडल थे, तो अब दे वर लाइक एक स्टेन बनकर आ गए, एक धब्बा की तरह सिचुएशन बन गई यूएसएसआर की 20th सेंचुरी के खत्म होते होते। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशलिस्ट के सपोर्टर्स हैं और सोशलिस्ट के कुछ आइडियाज में अभी भी बिलीव करते हैं एंड दे स्टिल वैल्यू दैम, बट they did not agree with the way Bolsheviks worked इन द यूएसएसआर। जो लोग सोशलिस्ट के सपोर्टर्स हैं, सोशलिज्म के सपोर्टर्स हैं, डज नॉट मीन कि वो हर कोई एक्शन को सपोर्ट करेंगे जो बॉल्शेविक्स ने लिए, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर एक्शंस। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो सोशलिज्म अपने यहाँ लाना चाहती हैं, सोशलिज्म पर काम कर रही हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। दे आर थिंकिंग ऑफ इट इन डिफरेंट वे। बॉल्शेविक्स के एक्शंस को सभी ने कंडेम किया एंड दे वर क्रिटिसाइज्ड एट द वर्ल्ड लेवल। हालांकि हम इस बात को नहीं नकार सकते, जो सोशलिज्म है वो एक ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अगर किसी की देन है तो उसमें यूएसएसआर का एक काफी बड़ा रोल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की क्या सिचुएशन थी, रशिया का क्या रोल था, किस तरह से सोशलिज्म का कंसेप्ट यूरोप से पूरे वर्ल्ड में आता है, और रशियन सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, उसका लोगों की सोशल लाइफ पर, इकोनॉमिक लाइफ पर, पॉलिटिकल लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने सारे राइट्स उन्हें डिनाई किए गए, कितनी फ्रीडम्स उन्हें दी गई, क्या क्या उन्हें फोर्सफुली करना पड़ा, और इन सब से मतलब उनके मन में सोशलिज्म की क्या इमेज बनी। तो आई होप यू आर एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। In case you still have any doubt, you are welcome to ask in the comment section. I will surely love to solve all your queries, all your doubts. So guys, stay tuned, stay safe. मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आज आपका यहाँ खत्म हो गया एंड आई होप आप टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन सब सॉल्व कर पाएंगे। आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and stay safe. Thank you.